अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा का अहम दौरा कोयटा। खुजदार में बच्चों की बस को निशाना बनाने पर शदीद मजम्मत और गमो गुस्से का इजहार किया गया। एलामिये के मुताबिक इस हमले में मुलव्वस फितना अल हिंदुस्तान है। वजीर आजम ऑफिस ने कहा, दुनिया जान चुकी है खित्ते में अदम इस्तेहकाम का मरकज भारत है। बलोचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई से लरज़ उठा। खुजदार में होने वाले बम धमाके ने दिल दहला दिए, लेकिन रियासत कमजोर नहीं। क़यादत जख्मियों का दर्द बांटने खुद मैदान में आ गई। इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा का अहम दौरा कोयटा। खुजदार में बच्चों की बस को निशाना बनाने वाली बुज़दिलाना कार्रवाई पर शदीद गमो गुस्से का इजहार। एलामिये के मुताबिक फितना हिंदुस्तान की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज इस हमले में मुलव्विस हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि दुनिया जान चुकी है कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम का असल मरकज भारत है। प्रॉक्सीज के जरिए बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की जा रही है। सिविलियंस को निशाना बनाकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मजमूम कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़रा ने जख्मी बच्चों की अयादत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलोचिस्तान की जानिब से खुददार हमले पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का कहना है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कौम दहशतगर्दों के खिलाफ भी वही अज़म दिखाए जो हालिया दिनों में भारत के खिलाफ दिखाया गया। और मैदान जंग में हजीमत के बाद भारत ने दहशतगर्दी का रुख स्कूल वैनों की तरफ मोड़ दिया है। भारतीय आलाकार फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने स्कूल वैन पर खुदकुश हमला किया। 3 मासूम तालिबात समेत 5 अफराद शहीद हो गए, मुताद्दिद जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक दुश्मन रिवायती महाज पर शिकस्त खाकर अब बलूचिस्तान में प्रॉक्सी दहशतगर्दी से इंतकाम ले रहा है। बलूचिस्तान के शहर खुजदार में स्कूल वैन को निशाना बनाकर दुश्मन ने अपनी घनौनी जहनियत का एक और सबूत दे दिया। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्दों ने स्कूल जाती वैन पर हमला किया, जिसमें 3 मासूम तलबात समेत 5 अफराद शहीद हो गए। शहीद बच्चियों में 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। मुतादिद बच्चे जख्मी हुए, जिन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक भारत रिवायती महाज पर शिकस्त खाने के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए दहशतगर्दी को हवा दे रहा है और ये हमला उसी सिलसिले की कड़ी है। खुजदार में फितनतुल हिंदुस्तान का स्कूल वैन पर हमला, जानी नुकसान पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अफसरदा है। दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। गवर्नर सिंध और पंजाब ने भी दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोन पर राबता किया और मुश्किल की इस घड़ी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। पंजाब असम्बली में खुजदार हमले से मुतालिक मजम्मती करार मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। सेनेटर शहरी रहमान ने भी हमले के नतीजे में 5 बच्चों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। ये किसी हुकूक की जंग नहीं है, इंडियन प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी है। अफगान हुकूमत ने वादा किया था कि वो अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत इस तरह के बुज़दिलाना हमले कर रहा है। भारत का मखलूक चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। आता है कि ये राइट्स की कोई जंग है। कौन से हकूक की जंग है? किसी हकूक की जंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रॉक्सीज है। इंडियन प्रॉक्सी हैं, इंडिया के पैसे लेकर, उनसे पैसे लेकर, टारगेट भी वो उनको देते हैं और पैसे भी वो उनको देते हैं, ट्रेन भी उनको करते हैं और फिर अफ़गानिस्तान में जहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं और पैटर्नेज है। दुख इस बात का है कि मैं एक दफ़ा फिर अफ़गान अबूरी हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने दोहा में पूरी दुनिया से वादा किया था, पूरी दुनिया से, कि आपकी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। आपकी सरजमीन बार बार हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और हम उसकी मज़म्मत करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना वादा पूरा करें। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, दुश्मन जान ले। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है।
भारत घमंड का शिकार है, तनाज़े में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। कुछ अरसे से भारत ऐसी सूरत हाल बना रहा है जैसे तसादुम हो। हर चंद साल बाद भारत एक झूठा बयानिया घड़ता है। ये बयानिया पुराना हो चुका, दुनिया भी अब जान चुकी कि भारत का पहले दिन से मोदी की बोली बोलने वाले गोदी मीडिया के नाम निहाद सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी को अपोजिशन जमात कांग्रेस ने दिन में तारे दिखा दिए। झूठी खबरें फैलाने पर बेंगलुरु में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अर्नब गोस्वामी और रहनुमा बीजेपी अमित मालविया पर मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराया। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि मुलजमान ने मनगढ़ंत दावे किए कि तुर्की में इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर इंडियन नेशनल कांग्रेस का दफ्तर है। अजब एक बदहवासी है कि हम मर भी नहीं सकते, करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहां। आजकल यही हाल मोदी और उसके हवारियों का है। पाकिस्तान से हसीमत उठाई लेकिन अकल ठिकाने न आई। अपोजिशन जमात कांग्रेस पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। मोदी ने गोदी मीडिया को हथियार बनाया, अपने पालतू अर्नब गोस्वामी को कांग्रेस के पीछे लगाया। अर्नब ने तुर्किया के खिलाफ मुहिम शुरू की लेकिन खबर झूठी निकली। दफ्तर तो तुर्किया की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का निकला। खबर जंगल में आग की तरह फैली। अपोजिशन जमात कांग्रेस आग बगूला हो गई। इल्जामात मुस्तरद करके अर्नब को आड़े हाथों लिया। बेंगलुरु में बीजेपी IT सेल के सरबराह अमित मालविया अर्नब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अर्नब सूरत हाल देखकर भीगी बिल्ली बने, फौरन कांग्रेस से माफी मांगी लेकिन कांग्रेस रहनुमाओं ने माफ करने से इनकार कर दिया। अर्नब को अदालत में ले जाने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस रहनुमा श्रीकांत स्वरूप ने कहा कि अमित मालविया और अर्नब गोस्वामी के इक़दामात भारतीय जमहूरी बुनियादों, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती पर एक बेमिसाल हमला है। अमरीकी प्रोफेसर गोदी मीडिया के निशाने पर क्रिस्टीन फेयर ने भारत को आईना दिखाया तो नाम नेहाद भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी बदतमीजी पर उतर आया। क्रिस्टीन अर्नब की बकवास बर्दाश्त न कर सकी, शो छोड़कर चली गई। शो को फजूल करार दिया। ट्वीट में कहा कि ऐसे प्रोग्राम में बैठने के बजाय दुनिया में करने को और भी अच्छी चीजें हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। पाकिस्तान से शिकस्त फाश होने का मलाल दुनिया भर में हजीमत का सबब भी बन गए लेकिन अक्ल फिर भी न आई। मारूफ अमरीकी तज्जियाकार क्रिस्टीन फेयर ने एक बार फिर भारत का मुंह काला कर दिया। भारतीय मीडिया पर बबांगे दोहल पाकिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज का जिक्र किया। नाम नेहाद सहाफी अर्नब चीखने से बाज न आया। क्रिस्टीन फेयर को बार बार रोकता रहा। अमरीकी प्रोफेसर के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो प्रोग्राम छोड़कर चली गयी। प्रोग्राम से क्रिस्टीन फेयर के ट्वीट ने हिंदुत्व सोच को मजीद मिर्चें लगा दी। लिखा कि इनका जंगजू जहन है, तमीज छू कर नहीं गुजरी। जब हर कोई सिर्फ चीख चिल्ला रहा हो और माकूल गुफ्तगू का कोई इम्कान न हो तो ऐसे शो में बैठने के बजाय दुनिया में करने के लिए बहुत सी अहम चीजें मौजूद हैं। और चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के सफर की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वजीर खारजा का दो टोक पैगाम। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा की सैफरीकी मुलाकात हुई। तीनों वज़राए खारजा ने बाहमी एतमाद में इजाफे के जरिए ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इलाकाई अमन, तरक्की और खित्ते में राबितों के स्ट्रेटेजिक विजन को आगे बढ़ाने में सैफरीकी प्लेटफॉर्म की अहमियत का इयादा किया। डार चीन में भारत हवास बाख्ता। नायब वजीर आजम इसहाक डार का चीन का कामयाब दौरा। चीन पाकिस्तान का आईनी भाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने दुनिया पर वाजे कर दिया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के सफर की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा के दरमियान सैफरीकी मुलाकात हुई। तीनों वज़राए खारजा ने बाहमी एतमाद में इजाफे के जरिए ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इलाकाई अमन, तरक्की और खित्तों में राब्तों को आगे बढ़ाने में सैफरीकी प्लेटफॉर्म की अहमियत का इआदा भी किया गया। रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी का खैर मकदम किया। इसहाक डार ने गुफ्तगू में कहा कि चीन हमारा देरीना तस्वीराती शराकतदार है। चीन के साथ ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चाइनीज जो कॉपरेशन है, चाइनीज के साथ जो हमारा एक ताल्लुक है वो जनरेशन से चल रहा है और आगे चलेगा। तीनों वज़राए खारजा ने अमन अमान को मजबूत इक़्तिसादी रवाबित और राब्तों को इलाकाई तरक्की और खुशहाली के लिए जरूरी करार दिया। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर सबको मुबारकबाद देती हूँ। कहा जाता था जदीद राफेल तैयारों को कोई नहीं गिरा सकता। बहादुर अफवाज ने भारतीय राफेल तैयारों को फेल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि एक साल में चीज़ें बहुत हद तक बदल गई हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ है। दुनिया समझ रही थी भारत ताकतवर है, पाकिस्तान को शर्मिंदगी होगी। मज़ीद कहा कि पंजाब भर के अस्पतालों में करप्शन की रोकथाम के लिए इक़दामात किए गए हैं। क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट के ज़रिए आवाम को सहूलत मिली है।
ان کے جو رفیل طیارے تھے فرینچ، جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی گر نہیں سکتے، ان کو مار کے نہیں گرایا جا سکتا، ہمارے JF تھنڈر نے ان کو 5 جہازوں کو مار گرایا۔ جس طرح ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے بہت حد تک چیزوں کو جو ہے وہ بدل دیا ہے، لیکن یہ انہونی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ آبویسلی ہمیں بھی یہ شک تھا، بلکہ یہ خوف تھا کہ جو ہمارا مخالف ہے انڈیا، اس کی اکانومی کا آپ سائز دیکھیں، اس کا ویسے آپ حجم دیکھیں تو ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو دنیا بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ ایک چند منٹ کی لڑائی ہو اور اس کے بعد پاکستان کو خدا نخواستہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اتنی مجھے کمپلائنس بھی نہیں مل رہی تھی کیونکہ روٹن سسٹم تھا، روٹن۔ تو اب ہم نے جب سے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، اس نے بہت سختی کرنی شروع کی ہے۔ تو مجھے نہیں پتا، کچھ جگہوں کا فیڈ بیک ہے میرے پاس، لیکن آئی ہوپ کوئی بہتری آنی شروع ہوئی ہے لا اینڈ آرڈر میں۔ بلوچستان میں اسکول بس پر بم حملہ اور ایک بار پھر بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب۔ سکھ فار جسٹس نے پاکستان کے معصوم بچوں پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ گروپ کے قانونی مشیر گرپتون سنگھ پنو نے مودی حکومت کو اس بربریت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا، یہ حملہ مودی کی سرپرستی میں چلنے والی پراکسی جنگ کا نتیجہ ہے جسے را کی پشت پناہ ہی حاصل ہے۔ پاکستان اور بھارت سے بڑے معاہدے کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پاک بھارت جنگ بندی معاہدے کی تعریف۔ جنوبی افریقہ کے صدر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ میں نے کہا، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پاکستان کے لوگ بہترین اور رہنما عظیم ہیں۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے فوراً بعد پاکستان پر الزام لگا دیا۔ پاکستان کو اس بار عالمی سطح پر حمایت ملی۔ بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر حسن عباس کی پروگرام پالیسی پوائنٹ میں گفتگو کہا کہ بھارت کی پاکستان میں مداخلت کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ پاکستان نے اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے بہترین افراد پر مشتمل سفارتی وفد بھیجا ہے۔ جب پاکستان پہ کی گئی تھی پہلگام اٹیک کے بعد، تو پاکستان نے فوری طور پہ جواب دیا تھا کہ شاید یہ انڈیا نے خود کیا ہو، یا پاکستان نے کہا تھا ہمیں ایویڈنس دیں۔ اس لیے وہی آرگومنٹ پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کو کھلے دل سے سوچنا ہوگا۔ اسی طرح پاکستان پہ بھی یہ چیزیں انٹرنیشنل کورٹ میں ان پولیٹیکل سینس میں، پبلک اوپینین سینس کہہ رہا ہوں، وہاں پہ آپ کو ثابت کرنی ہوتی ہے، تب دنیا کی اقوام آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پاکستان کو اس دفعہ گلوبل سپورٹ ملی اس لیے کہ سب نے کہا کہ انڈیا نے الزام لگایا ہے اور انہوں نے کوئی ایویڈنس شو نہیں کیا۔ دستگیر اور باقی ساری جو ٹیم ہے، پاکستان نے ایکچولی بڑے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ 10 مئی 2025 کا دن پاکستانی قوم کے جذبے کا ثبوت بن گیا۔ ہم نے 65 اور 71 کی جنگیں نہیں دیکھی، لیکن دشمن کے وار کا جواب ضرور دیا۔ گورنر سندھ کامران قصوری کی بھارت کو للکار کہا، دشمن سن لے، ہم کم وسائل کے باوجود ایمان اور قربانی میں آگے ہیں۔ بھارت نے معصوم بچوں اور مسجدوں کو نشانہ بنایا، ہم نے بدلے میں کسی کا بچہ یا مندر نشانہ نہیں بنایا، یہی ہمارا دین ہے۔ اور میری اس نسل نے 1965 کی لڑائی نہیں دیکھی، ہم نے 1971 کی لڑائی نہیں دیکھی، لیکن ہم نے 10 مئی 2025 اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس میں پوری قوم کا جذبہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم تعداد میں کم، وسائل میں کم، لیکن حوصلے میں ان سے زیادہ، ایمان میں ان سے زیادہ۔ تم نے معصوم عورتوں کو اور ہماری مسجدوں کو شہید کیا، ہم نے بدلے میں نہ تمہارا کوئی بچہ شہید کیا، نہ ہم نے بدلے میں تمہارا کوئی مندر شہید کیا، اور نہ ہی ہم نے معصوم لوگوں کو ہندوستان بھارت میں نشانہ بنایا۔ یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے ہمارا اسلام۔ لاہور غازی آباد میں گھر میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا ہے، پورا مکان زمین بوس ہو گیا۔ افسوسناک واقعے میں 3 افراد زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ گھارو پمپنگ سٹیشن پر تکنیکی خرابی، فالٹ صبح 10:30 بجے پیدا ہوا تھا، جسے اب تک دور نہیں کیا جا سکا ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق الیکٹرک فالٹ کے باعث گھارو پمپنگ سٹیشن مکمل بند ہے۔ پورٹ قاسم، بن قاسم ٹاؤن، شاہ فیصل ٹاؤن، PNS مہران، PF بیس فیصل اور کارساز کے علاقوں کو پانی کی فراہمی متاثر ہو گئی۔ اسٹائل میں رہنے کا سارے مسئلے ایک طرف، لیکن فیشن پر نو کمپرومائز، اور اسی مدعے کو لے کر خواتین ارکان پہنچ گئی قومی اسمبلی۔ آئیے سناتے ہیں انہی کی زبان میں۔
ना रोटी और ना ही मकान। ख़वातीन अरकान असम्बली हैं, बस कपड़ों के लिए परेशान। नए जोड़े लेना मुश्किल हो गया। ख़वातीन के पर्स से पैसा जा रहा है, ब्रांड्स के नाम पर लूटा जा रहा है। सूट का आप लेडीज सूट का हिसाब कर लें, जो 8-7 हज़ार रुपए में मिलता था, अब उसकी कीमत जो 2000। कैसे करें कंट्रोल? कोई लोकल मार्केट की जो प्राइसेस थी वो हमारा जो है उसमें कामर्स का इसमें कोई रोल नहीं। बिजली और गैस ने ख़वातीन के नित नए कपड़ों के शौक में महंगाई की आग लगा दी। आपका जो है वो एनर्जी फैक्टर्स है जो आपकी उसकी कास्ट बढ़ी, बिजली की कास्ट बढ़ी और इनको भी पता है, और इसके बाद सुई गैस की कास्ट बढ़ी, और ये जो मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसमें यकीनन लोकल मार्केट में कुछ इंक्रीज भी हुआ। खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं खूबसूरत लिबास, हल तो निकालना पड़ेगा क्योंकि मसला है खास। वज़ारत ख़ज़ाना में आइंदा माली साल बजट के अहदाफ को हातमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जारी है। बजट अहदाफ की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। बजट का हजम 20,000 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 930 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। माली बजट 2025-26 की तैयारी। वज़ारत ख़ज़ाना में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जारी। तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। बजट का हुजूम 20,000 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। FBR रेवेन्यू का हदफ 14,000 अरब रुपए तक रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल नॉन टैक्स रेवेन्यू हदफ 4,000 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 930 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई। आइंदा बजट में माशी शरह नमू का हदफ 4.4%, ज़राई शोबे का हदफ 4.8%, सनती शोबे की तरक्की का हदफ 4.8%, खिदमात के शोबे का हदफ 4.3% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। माली साल 2025-26 के लिए वफाकी बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना ने डिजिटल असासजात को रेगुलेट करने का जामे मनसूबा शुरू कर दिया। पाकिस्तान डिजिटल असासजात अथॉरिटी PPDA के क़याम की मंजूरी दे दी गई। PPDA से 25 अरब डॉलर से ज़ायद की गैर रस्मी क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने की तवक्को है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक PPDA का मकसद FATF के मुताबिक मौशी शमूलियत और डिजिटल असासों को ज़िम्मेदारी से अपनाना है। PPDA सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़, आलमी सरमायाकारी को राग़िब और पाकिस्तान को मालियाती इख्तिरात में आगे ले जाएगा। अथॉरिटी लाइसेंसिंग और डिजिटल असासों के इकोसिस्टम में जिद्दत की निगरानी करेगी। एक्सचेंज, कस्टोडियंस, वॉलेट्स को रेगुलेट किया जाएगा। ये रेगुलेट बिटकॉइन माइनिंग के ज़रिए पाकिस्तान की इजाफी बिजली को मालियाती शक्ल देने और नौजवानों और स्टार्टअप्स को ब्लॉकचेन पर मबनी हल तैयार करने के काबिल बनाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस ने 28 अरब रुपए नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। हुकूमत सिंध को 48 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि मुतालबात न माने गए तो अपनी गाड़ियां वज़ीर आला हाउस के सामने खड़ी कर देंगे। कफील अहमद की रिपोर्ट देखिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कहते हैं पहले कैनाल पर 12 रोज तक कौमी शाहराहों की बंदिश, और अब मोरो बबरलो के मकाम पर एहतजाज के नाम पर भारी नुकसान पहुँचाया गया। गाड़ी में जो माल लोड था उसकी लूट मार की, उसके बाद माल को उतारने के बाद गाड़ियों को जला दिया गया। 48 घंटे के अंदर हमारे जितने भी नुकसानात का उन्होंने अजाला करना है। 48 घंटे के अंदर इसका अजाला ना हुआ, इंशाल्लाह हम कराची भी और हाईवे रोड भी बंद करेंगे। अब हमारी किसी भी गाड़ी को नुकसान पहुंचा तो हम अपना कारोबार मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि 28 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। नुकसानात का असाला ना हुआ तो 48 घंटे बाद गाड़ियां वज़ीर आला हाउस के सामने खड़ी कर देंगे। फिर हुकूमत अपने हाथों से गाड़ियों को आग लगा दे। अलायंस के रहनुमाओं ने कहा कि एहतजाज मुल्कगीर होगा। 40,000 गाड़ियों का पहिया जाम हुआ तो मुल्क का पहिया भी जाम हो जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए वाशिंगटन में बिजनेस नेटवर्किंग डिनर का एहतमाम किया गया। शाइए से बातचीत करते हुए चेयरमैन कोऑर्डिनेशन FPCCI मलिक सुहेल हुसैन ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद पेश की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मईशत को दुरुस्त समत में गामज़न करने के इक़दामात को सराहा। फोर्थ पिलर मीडिया एंड PR ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द के एजाज़ में बिजनेस नेटवर्किंग डिनर का एहतमाम किया गया। FPCCI का 18 रुकनी वफ्द अमेरिका में बिजनेस कम्युनिटी के साथ तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए
موجود ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری مدد نہ پہنچائی گئی 48 گھنٹوں میں غزہ کے 14,000 بچے موت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ انسانی امداد کے سربراہ ٹام فلیچر نے کہا ہے کہ انتہائی المناک اور غیر معمولی صورتحال ہے۔ اسرائیل کے غزہ پٹی میں تازہ حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنین کے علاقے کا دورہ کرنے والے تقریباً 30 سفیروں اور قونصل سمیت غیر ملکی سفارتی وفد پر فائرنگ کر دی۔ اسرائیل نے بھوک کو ہتھیار بنا لیا۔ غزہ میں بچوں کا اب تک سب سے بڑا قتل عام، 48 گھنٹوں میں 14,000 بچے موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ اسرائیل سرخ لکیر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اسرائیلی محاصرے کے باعث 72 گھنٹوں میں اب تک 326 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سینٹ میں حاضری، سوال و جواب میں دعویٰ کیا غزہ میں امدادی ترسیل شروع ہو گئی ہے۔ یورپی یونین کا اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی کا فیصلہ، قرارداد نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ نے پیش کی۔ برطانیہ نے اسرائیل کے ہاتھ آزاد تجارتی مذاکرات معطل کر دیے۔ فلسطینیوں کے خون کے پیاسے نتن یاہو نے غزہ پر مکمل قبضے تک حملوں کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی فوج نے جنین کے علاقے کا دورہ کرنے والے تقریباً 30 سفیروں اور قونصلر سمیت غیر ملکی سفارتی وفد پر فائرنگ کر دی۔ براہ راست فائرنگ کا مقصد سفیروں کو خوفزدہ کرنا تھا۔ ہر دن ایک نیا شہید، ہر دن کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے۔ یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ ہمیں سانس لینے دیں، ہم واقعی تھک چکے ہیں۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہم التجا کرتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو۔ صہیونی جارحیت پر غزہ کی بچی کی فریاد، رو رو کر اللہ سے دعا کی، کہا سارا دن ہم بے گھر اور بے یار و مددگار سڑکوں پر بھٹکتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں سوائے خدا کے، صرف وہی ہمارا سہارا ہے۔ غزہ میں صفاق اسرائیل کی بربریہ جاری ہے۔ اسرائیلی فورسز کا یورپی سفارتی وفد پر بھی حملہ، مقبوضہ مغربی کنارے میں جنین کیمپ کا دورہ کرنے والے یورپی یونین کے سفارتی وفد پر گولیاں چلا دیں۔ فائرنگ سے لگ بھگ بھگدڑ مچ گئی اور وفد میں یورپی یونین کے 20 سفارتکار شامل تھے۔ کھیل سے بات کریں گے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ کو شکست دے کر PSL 10 کے فائنل میں پہنچ گئی۔ 210 رنز ہدف کے تعاقب میں شاداب 11 کا قصہ 179 رنز پر تمام ہوا۔ کوئٹہ کی ٹیم نے چوتھی بار PSL کے فائنل میں پہنچنے کا اعزاز حاصل کیا۔ آج لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان ایلیمنیٹر میں جوڑ پڑے گا۔ 210 رنز کا ہدف اسلام آباد یونائٹڈ نے کوشش بہت کی، لیکن کوئٹہ نے فتح کی طرف جانے والے سارے راستے بلاک کر دیے۔ شاداب 11 کے اننگز میں وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا، جس کے باعث سعود شکیل اینڈ کمپنی نے میچ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اپنی باری پر اسلام آباد یونائٹڈ 179 رنز جوڑ سکی۔ صاحبزادہ فرحان 52 اور سلمان آغا 44 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ اس سے پہلے کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 6 وکٹوں پر 209 رنز اسکور کیے۔ فن ایلن 41، فہیم اشرف 45 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ چندیمل نے 48 رنز کی ناقابل شکست باری کھیلی۔ چندیمل اور فہیم اشرف نے چھٹی وکٹ پر 95 رنز کی شراکت قائم کی۔ دونوں کھلاڑیوں نے اس دوران 6 چھکے اور 8 چوکے لگائے۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 اسکواڈ سے سینئر کھلاڑیوں کا اخراج قومی ٹیم کے نو منتخب ہیڈ کوچ مائک ہیسن کو بہت زیادہ پسند نہیں آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مائک ہیسن بطور پاکستانی ٹیم کوچ اپنی پہلی سیریز میں کامیابی کے خواہش مند ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مائک ہیسن نے اسٹار کھلاڑیوں کی T20 اسکواڈ میں شمولیت کی تجویز دی تھی۔ ذرائع کے مطابق اپنی پہلی کوشش کو رد کیے جانے پر مائک ہیسن بہت زیادہ خوش نہیں ہے، لیکن بورڈ میں موجود ان کے حمایتی لابی نے ان کو فوری رد عمل دینے سے منع کیا ہے۔ ان کے قریبی افراد نے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کو فوکس کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ فلسطین نے دفاعی چیمپئن پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے کر ویسٹ ایشیا بیس بال کپ جیت لیا ہے۔ ایران کے شہر گرج میں ہونے والے فائنل میں 8ویں اننگز کے اختتام تک فلسطین کو پاکستان پر 4-2 کی برتری حاصل تھی، لیکن 9ویں اننگز میں پاکستان نے مقابلہ 4-4 سے برابر کر دیا۔ 9 اننگز میں مقابلہ برابر ہونے کے بعد میچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے اضافی اننگ کھیلی گئی، جس میں پاکستان رن نہ بنا سکا، لیکن فلسطین نے رن مکمل کر کے چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں سلام افواج پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں طلباء و طالبات سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے بہترین انداز میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیلات محمد کاشان کی رپورٹ میں۔ پاک فوج کی بہادری، ہمت اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ کراچی میں تکریم شہداء فاؤنڈیشن کی جانب سے پیپلز چوراگی سے مزار قائد تک ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے کہا کہ ہمارا سر فخر سے بلند کرنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بچے جو آج پاکستان کے لیے جہاں جہاں بھی ہیں، اپنے دل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد۔ ہم سب یہاں پہ افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرنے آئے ہیں۔ اس ریلی کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ قوم کا بچہ بچہ اور خواتین افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ شکر گزار ہیں
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमारे सिपा सलार को जो फील्ड मार्शल का के ओहदे पर तरक्की दी, अब ये कौम सारी यकजा है, आपके साथ है। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों के बच्चे, स्कूल के तलबा, असातिज़ा और दीगर शिरका ने पोस्टर्स उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और बहादुर टीम का नया मिशन, कॉमेडी के साथ भरपूर एक्शन। एनिमेटेड मूवी ज़ूटोपिया 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म नवंबर में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।